हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब परिवार स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी में। आज यहाँ पे जो भी हम स्टडी करेंगे स्पेशल तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्पेशल ट्रेनिंग के बारे में, जो कि यहाँ पे डीएड स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत HIVI और IDD तीनों ट्रेड से बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो उनके लिए जो सिलेबस है, उस सिलेबस में एक कॉमन पेपर होता है जो कि आपका पहला ही फर्स्ट थ्योरी पेपर होता है। इसके साथ ही आपका केवल इसमें एक ही कॉमन पेपर नहीं होता है कि जो केवल HIVI और IDD तीनों ट्रेड के बच्चे अध्ययन करते हैं, बल्कि इसमें आपको पेपर नंबर 10, पेपर नंबर 11 और पेपर नंबर 13 जो है आपका, वो भी आपका कॉमन पेपर होता है। तो कुल मिलाकर के VI को छोड़ करके आपके HI और IDD में 4 पेपर ऐसे होते हैं जो आपके कॉमन होते हैं। तो यहाँ पे हम जो फर्स्ट कॉमन पेपर है आपका और फर्स्ट थ्योरी पेपर भी है आपके सेकेंड ईयर का, इसकी हम बात कर रहे हैं, जो कि आप जानते हैं कि इस सब्जेक्ट का नाम है एजुकेशन इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि इस सब्जेक्ट का नाम याद हो आपको। इसके साथ ही साथ आपको अपने जो भी सब्जेक्ट हैं, 6 से 7 सब्जेक्ट हैं आपके, उन सभी के नाम आपको याद होनी चाहिए। सिलेबस में क्या क्या टॉपिक है वो भले ना याद हो, लेकिन कम से कम आपको अपने पेपर के नाम याद होने चाहिए। तो आपको अगर हिंदी में याद करने में आसानी है तो आप हिंदी में इस नाम को याद कर लें, या इंग्लिश में है तो इंग्लिश में आप याद कर लें। हिंदी में इस नाम को उभरते भारतीय समाज में शिक्षा और विद्यालय प्रशासन के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे इसमें टॉपिक वाइज की। तो इसमें आपके यूनिट्स वाइज आपके अलग अलग चैप्टर हैं, और इसके अंतर्गत भी आपके कुछ सब यूनिट पाए जाते हैं। जैसे फर्स्ट यूनिट में आपके 5 चैप्टर हैं और ये पांचों आपको कवर करा दिया गया है। आपको इसी चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। बाकी हम बात करेंगे सेकेंड यूनिट की। इसमें भी आपको आज जो पढ़ाया जाएगा, आपका जो टॉपिक होगा वो होगा भारतीय संविधान और शिक्षा निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, शिक्षा पर संवैधानिक प्रावधान। तो ये हमारा यहाँ पे टॉपिक होगा आज का, और इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। इसके पहले हम, जैसा कि आप लोगों को वीडियो में ये भी बताते हैं कि उस टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चन कैसे बनते हैं, मैं आपको बता दूं ये VI ट्रेड का आपका सिलेबस है। तो इसमें आपको केवल 3 यूनिट ही देखने को मिल रहा है, यानी कि आपको इसमें टोटल कुल 15 चैप्टर ही पढ़ने हैं। तो आपका ये VI वाले जो हैं उनके सिलेबस के अनुसार जल्द से जल्द ये कवर हो जाएगा, यानी कि नेक्स्ट वीक में इसको कवर कर लिया जाएगा, या कह लीजिए इस संडे के बजाय नेक्स्ट संडे में आपको ये पूरा सिलेबस के अनुसार पढ़ा दिया जाएगा। बाकी हम बात करेंगे इसमें आगे कि जो हमारा टॉपिक है इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, भारतीय संविधान में शिक्षा से संबंधित निर्देशित सिद्धांत क्या हैं, या फिर मूल कर्तव्य, अधिकार और कर्तव्यों का यहाँ पे विस्तार से वर्णन कीजिए, या फिर शिक्षा से जुड़े मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों के बीच में संतुलन का उल्लेख कीजिए। इस प्रकार से भी आपको देखने को मिलेगा। या फिर इसी क्वेश्चन को शिक्षा का सामाजिक और राष्ट्रीय विकास में योगदान स्पष्ट कीजिए, या फिर शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु सुझाव दीजिए। तो आपको ये 4 तरीके से क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिल सकता है, और यहाँ से आपके क्वेश्चन आते भी हैं, चाहे वो आपके शॉर्ट टाइप में हो या फिर लॉन्ग टाइप में हो। तो हम तो यहाँ पे विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, और हम यहाँ पे शॉर्ट टाइप नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अभी हमारे पास समय है और सिलेबस जल्द से जल्द कवर भी हो जाएगा। बाकी आपको इम्पॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन होंगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे वो सब भी आपको सॉल्व करवा दिया जाएगा यहाँ पे। तो चलिए बात करते हैं हम। भारतीय जो संविधान है वो देश की शासन व्यवस्था, नीति, नागरिकों के अधिकारों, कर्तव्यों और उनके सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास का आधारभूत दस्तावेज होता है। इसमें शिक्षा को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान भी दिया गया है, क्योंकि जो शिक्षा है वो किसी भी राष्ट्र के विकास की रीढ़ होती है। भारतीय संविधान में शिक्षा को विभिन्न रूपों में
संबोधित किया गया है, जैसे कि मूल अधिकारों के अंतर्गत, नीति निर्देशक सिद्धांतों में, मौलिक कर्तव्यों के रूप में। यह सभी प्रावधान शिक्षा के महत्व को स्थापित करते हैं और इससे प्रत्येक नागरिक के लिए अनिवार्य व सुलभ बनाने की दिशा में मार्गदर्शन उनको प्रदान किया जाता है। यानी कि कुल मिलाकर के जो भारतीय संविधान है वो देश की एक शासन व्यवस्था को चलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उसी की होती है, या कह लीजिए उसी संविधान के माध्यम से पूरा देश चलता है। पूरे देश में नीति बनाए जाते हैं, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए उनके लिए कानून बनाए जाते हैं, उनके कर्तव्य निर्धारित किए जाते हैं। समाज में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से एक आधारभूत ऐसे दस्तावेज तैयार किए जाते हैं जिससे वे नागरिक उस समाज में रहते हुए, उस देश में रहते हुए उसकी कानून व्यवस्था का पालन करते हुए अपना जीवन यापन कर सकें। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो इन नागरिकों के लिए काफ़ी कुछ सरकार के माध्यम से, या कह लीजिए कि भारतीय संविधान के माध्यम से उन्हें काफ़ी कुछ प्राप्त है, जैसे कि उनके मूल अधिकार उनको मिले हुए हैं। नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं या नीति निर्देशक जो सिद्धांत होते हैं, मौलिक सिद्धांत होते हैं, ये सभी संविधान के माध्यम से नागरिकों को प्राप्त हैं, जिससे नागरिक के किसी भी अधिकार का हनन नहीं होता है और वो अनिवार्य रूप से उन सभी नियमों का पालन करते हुए सुलभता से उस देश में रहने की पूरी प्रक्रिया में रहता है। यानी कि वहाँ पे उसको किसी भी प्रकार से नहीं हटा सकते हैं अगर उस देश का नागरिक है और उसको ये सारे नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं, या कह लीजिए जो मूल अधिकार होते हैं, ये सभी अगर उसको प्राप्त हैं तो। अब हम बात करेंगे शिक्षा से जुड़े नीति निर्देशक सिद्धांत क्या हैं। DPSP आपका क्या होता है? तो DPSP का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसी को हम DPSP के नाम से जानते हैं और इसी को हम नीति निर्देशक तत्व के नाम से भी जानते हैं। संविधान के भाग आपके 6 में उल्लेखित यह है कि उन निर्देशों का ये समूह है जिन्हें राज्य को सामाजिक न्याय एवं समानता सुनिश्चित करने के लिए अपनाना चाहिए। इस नीति निर्देशक तत्वों में क्या कहा गया है कि जितने भी आपके राज्य के नागरिक हैं, समाज में जो रह रहे हैं, उनमें समानता का अधिकार होना चाहिए, या कह लीजिए उनको समानता का अधिकार देना चाहिए। ये न्यायालय द्वारा बाध्यकारी नहीं होगा, लेकिन देश के नीति निर्धारण में इसकी भूमिका जो होगी वो काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से होगी। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 39A की और B की। समानता और आर्थिक न्याय। अनुच्छेद 39A और B आपका क्या कहता है? समानता और आर्थिक न्याय से ये संबंधित है। इस अनुच्छेद में ये सुनिश्चित किया जाता है कि जो भी नागरिक हैं उनको समान अवसर उपलब्ध हो और उन व्यक्तियों की जो आर्थिक स्थिति होती है वो असमानता या सामाजिक परिस्थितियों के कारण शिक्षा से जो वंचित होना पड़ रहा है, उन सभी में उनको शामिल करना। इसका उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक जो न्याय है उसकी स्थापना करना होता है। आगे हम बात करेंगे अनुच्छेद 41 की, कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार। ये जो अधिकार होता है वो अनुच्छेद जो होता है वो राज्य को निर्देश देता है कि वह अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार शिक्षा अवसर प्रदान करे और उसमें बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और दिव्यांगता की जो स्थिति है उसमें सार्वजनिक सहायता भी प्रदान करे। इसमें हर व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलना चाहिए। इस प्रकार से आपके अनुच्छेद 41 में कहा गया है। इसके साथ ही अनुच्छेद 45 की हम बात करेंगे तो यहाँ पे 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा देने की बात की गई है। इसमें आप जानते ही हैं कि जो आपके प्राइमरी और जूनियर लेवल के विद्यालय हैं वहाँ पर इन बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के जो भी बच्चे होते हैं उनको अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा दी जाती है। ये आपका लगभग 86वें संविधान संशोधन 2002 में ये मौलिक अधिकार बना हुआ था।
इसी के बाद से इनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाने की प्रक्रिया शामिल हुई थी। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 46 की, और ये किस चीज़ की बात करता है। ये अनुसूचित जाति, जनजाति और कमज़ोर वर्गों की शिक्षा के लिए बनाया गया, जिसमें आपके इस अनुच्छेद में ये तय किया गया कि राज्य को ये निर्देश दिया जाए कि इसमें जो भी अनुसूचित जातियां हैं या जनजातियां हैं या समाज के जो कमज़ोर वर्ग हैं, उनको भी शैक्षिक एवं आर्थिक स्थिति से सुधारा जाए या फिर उनको ऐसी सुरक्षा दी जाए और शिक्षा में समानता को बढ़ावा दिया जाए। साथ ही सामाजिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको भी मुख्य धारा में शामिल किया जाए। अगला है हमारा अनुच्छेद 51A। का मतलब ए होता है, इंग्लिश वाले बच्चे जानेंगे इसको। अनुच्छेद 51A को किससे संबंधित किया गया है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावादी मूल्यों का विकास के साथ। तो इस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों के तहत नागरिकों से अपेक्षा की गई है कि वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावादी सोच और सुधारवादी चेतना का विकास करें। ये शिक्षा के माध्यम से ही संभव हो सकेगा, क्योंकि शिक्षा न केवल ज्ञान का प्रसार करती है बल्कि जो भी व्यक्ति या बालक होता है उसके अंदर तार्किक एवं आलोचनात्मक चिंतन को भी ये बढ़ावा देती है। ये तो थे हमारे कुछ अनुच्छेद के बारे में, और इन सभी अनुच्छेदों को हमने विस्तार पूर्वक जाना, जो कि आपको DPSP के अंतर्गत सारी चीज़ें बताई गई। यानी कि जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व बनाया गया है या सिद्धांत बनाया गया है, उसमें आपके कुछ ये अनुच्छेद हैं जिससे हमारे जो नागरिक हैं उनको ये सभी अधिकार प्राप्त हैं। अब हम बात करेंगे शिक्षा से जुड़े मौलिक अधिकार की। तो मौलिक अधिकार में आप लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान में नागरिकों को कई मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, जिसमें से कुछ तो सीधे तौर पर शिक्षा से जुड़े हुए हैं और कुछ जो अधिकार हैं उनका उद्देश्य यही होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा के साथ में जीने का उनको अवसर दिया जाए। तो इसमें आपके अनुच्छेद 20A भी आता है, जो कि शिक्षा का अधिकार है, और ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 20A इसमें जोड़ा गया, 21A जोड़ा गया, और इसके तहत जो भी 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान बना था। इसी शिक्षा में मौलिक अधिकार बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम ये रखा गया, और इसमें राज्य को ये भी बताया गया और इसके लिए इसको बाध्य किया गया कि प्रत्येक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हो। कोई भी ऐसा बच्चा वंचित न रह जाए जिसको प्राथमिक शिक्षा न दी जाए। दूसरा हमारा अनुच्छेद इसमें 29 था, जिसमें आपके संस्कृति और शिक्षा से संबंधित यहाँ पे संरक्षण करने की बात की गई है। तो अनुच्छेद आपका 29 क्या कहता है कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को संरक्षण दिया जाता है उन जो कि अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखना चाहते हैं। इसका जो उद्देश्य होता है वो विभिन्न भाषाई व सांस्कृतिक समुदायों को अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखने के लिए उनको अवसर प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट अनुच्छेद था इसमें आपके अनुच्छेद 30। तो अनुच्छेद 30 क्या कहता है कि अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार होना चाहिए, और इसमें आपके धार्मिक और भाषाई जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी भाषा से हों, उन्हें अपनी शिक्षा संस्थान स्थापित करने की पूर्ण यहाँ पे छूट दी जाती है। यानी कि वो स्वतंत्र रूप से ये अधिकार प्राप्त कर सकते हैं कि वो भी अपने ही भाषा में, अपने ही धर्म में कोई भी शिक्षा से संबंधित संस्थान हो या छोटा मोटा स्कूल हो, उसको वो खोल सकते हैं। और इसी में ये प्रावधान दिया गया कि शैक्षिक विविधता और बहुलतावाद को भी इसमें शामिल किया जाए और इसकी भी सहायता की जाए। इसके साथ ही आपका अनुच्छेद 19A के में ये कहा गया है कि शिक्षा संस्थान स्थापित करने की स्वतंत्रता यहाँ पे होनी चाहिए। तो जो प्रत्येक नागरिक है उन सभी नागरिकों को ये स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह किसी भी व्यापार, व्यवसाय या संस्थान की स्थापना कर सकता है। उसके लिए उसको बाध्य नहीं किया जाएगा और वो शैक्षिक संस्थान
जो होगा वो निजीकरण भी हो सकता है, और बाद में अगर हम प्रोत्साहित कर रहे हैं तो उसको हम सरकारी में भी बदल सकते हैं। अब हम बात करेंगे शिक्षा से जुड़े कुछ मौलिक कर्तव्य के बारे में। ये आप ऊपर जो भी पढ़े, ये आपका क्या था, जितना भी आप लोगों ने अनुच्छेद पढ़ा, ये आपके मौलिक अधिकार से जुड़े हुए थे। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मौलिक कर्तव्य की। तो मौलिक कर्तव्य आपके जो हैं वो आपके संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत भाग 6 के ए में, अनुच्छेद 51 के ए में इसको जोड़ा गया, जिससे नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्य बताए गए। उन 11 में आपके इस तरीके से हैं जो आप देख सकते हैं। आगे जो आप देख रहे हैं वो आपके शिक्षा से जुड़े मौलिक अधिकार हैं, जिसमें से आपके 3 जो हैं वो आपके शिक्षा से जुड़े मौलिक अधिकार हैं। पहला आता है आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और सुधारवादी सोच का विकास करना। तो यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य ये होता है, इसमें ये कहा गया है कि यहाँ पे प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य ये है कि वह समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाए और उसको बढ़ावा भी दे। साथ ही अंधविश्वास जो हैं, कुरीतियाँ जो हैं या सामाजिक जो कुप्रथाएं चल रही आ रही हैं उसका विरोध करे और शिक्षा को आवश्यक माने और सभी में जागरूकता का फैलाने का कार्य करे, ताकि जो बच्चे मुख्य धारा से वंचित हैं उनको उसमें शामिल करते हुए निःशुल्क शिक्षा जो कि आपके 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को दिया जाता है वो इसमें शामिल किया जाए। इसके साथ ही साथ संविधान और इसके आदर्शों का सम्मान करना, इसमें भी आपके शिक्षा से संबंधित इसको मौलिक कर्तव्य माना गया है, जिसमें नागरिकों से ये अपेक्षा की गई है कि वे संविधान के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखें और इसमें जो भी आदर्श हों उन सभी आदर्शों को वो आत्मसात करें, अर्थात उसको अपनाएं। और संविधान में शिक्षा का महत्वपूर्ण भी स्थान है, क्योंकि इसमें जो नागरिक हैं उनका ये कर्तव्य होगा कि वो शिक्षा को बढ़ावा दें और प्रत्येक व्यक्ति तक शिक्षा पहुँचाने का वो कार्य भी करें और उसमें अपना योगदान दें। तीसरा जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वो है बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना, यानी कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा माता पिता और अभिभावक के लिए कर्तव्य निर्धारित किया गया कि वे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। यानी कि हर एक पेरेंट्स की, जो भी पेरेंट्स हैं जो कि अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं, तो उनका कर्तव्य होना चाहिए कि वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क जो शिक्षा उनको दी जा रही है उसमें वो शामिल कराएं। यह अनुच्छेद 21A के द्वारा इसको संचालित किया गया और ये जो कार्य संपन्न किया जाता है वो भी आपके अनुच्छेद 21A के अंतर्गत किया जाता है। अब हम बात करेंगे शिक्षा से जुड़े मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों के बीच में संतुलन। तो शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो मौलिक अधिकार और कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाए रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि प्रत्येक जो व्यक्ति होता है उसको शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलना चाहिए और समाज में वो जागरूकता और नैतिकता का विकास कर सके, इसके लिए वो स्वयं भी अवेयर हो सके। अब हम बात करेंगे अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक होते हैं, जो कि शिक्षा का अधिकार नागरिकों के द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने की गारंटी देता है, जबकि मौलिक कर्तव्य जो है वो नागरिकों को प्रेरित करता है वे इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने बच्चों को शिक्षित करें। यदि नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करें तो उनके अधिकारों का भी संरक्षण होगा। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जितने भी हमारे ऊपर मौलिक अधिकार बताए गए और उसके बाद मौलिक कर्तव्य बताए गए, उनके बीच में यहाँ पे आपको संतुलन बताया गया है, या कह लीजिए कि एक तरीके से दोनों में कैसे सामंजस्य स्थापित किया जाए उस चीज़ को यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। तो अब आप लोगों को पहला ही जो दिया गया है वो अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे को कैसे पूरा कर सकते हैं, ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। आई होप आपको ये टॉपिक अब यहाँ पे समझ में आ गया होगा। यानी कि शिक्षा का जो भी अधिकार होगा वो नागरिकों को राज्य द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का जो गारंटी दे रहा है, उसमें
मौलिक कर्तव्य और जो उसमें नागरिक हैं उनको प्रेरित करना होगा कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने बच्चों को वो शिक्षित कराएं। यदि नागरिक अपने कर्तव्य का पालन करे तो उसके जो भी अधिकार होंगे उसका भी संरक्षण होगा, क्योंकि उसके लिए भी कानून बनाए गए हैं। अब हम बात करेंगे राज्य और नागरिकों की सहभागिता के बारे में। तो शिक्षा केवल राज्य की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर एक नागरिक जो है उनका कर्तव्य है कि वे शिक्षा के प्रसार में अपना सहयोग दें। यानी कि ऐसा ना हो कि कोई भी आदमी है वो शिक्षा से संबंधित बात करने पर कतराए। उसे शिक्षा को आगे प्रोत्साहन देना चाहिए। जो भी बच्चे हों जो शिक्षा ग्रहण करने से वंचित हों, जो आपके उस मुख्य धारा से वंचित हों, वंचित वर्ग से हो, तो उनको भी शिक्षा देने का प्रयास करें, उसमें भी प्रचार प्रसार करें, जागरूक बनाए, तो ही वे बच्चे फिर से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो सरकारी योजनाओं और नीतियों को सफल बनाने के लिए समाज की जो भागीदारी होगी वो कहीं ना कहीं आवश्यक होगी, क्योंकि अगर समाज उसमें भागीदारी नहीं लेगा तो फिर उस कानून को हम यहाँ पे सफल नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक जागरूकता और नैतिक जिम्मेदारी। तो कानूनी प्रावधानों से अधिक महत्वपूर्ण ये होता है कि लोग जो हैं उनको शिक्षा को अपने जीवन का अभिन्न अंग मानना चाहिए। यदि नागरिक अपने कर्तव्य को गंभीरता से ले रहा है तो शिक्षा के महत्व को वो समझे, तो देश में साक्षरता दर और ज्ञान का स्तर जो है वो स्वयं से ही बढ़ने लगेगा। शिक्षा का सामाजिक और राष्ट्रीय विकास में योगदान की हम बात करेंगे। तो शिक्षा केवल व्यक्तिगत विकास का साधन नहीं होता है, बल्कि ये राष्ट्र निर्माण की नींव भी होती है। और शिक्षित नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों को भली भांति समझते हैं और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में भी अपना योगदान देते हैं। शिक्षा के माध्यम से इन सभी में काफ़ी महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिले हैं, जैसे कि आपके आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता में। क्योंकि जहाँ पे समाज थोड़ा सा वहाँ पे शिक्षित होगा तो उससे क्या होगा कि उसे रोजगार मिलेगा, वो व्यवसाय कर पाएगा। और ये सभी अवसर अगर उस नागरिक को मिल रहे हैं शिक्षित होने के बाद, तो आप जानते ही हैं कि वहाँ पे गुणवत्तापूर्ण सुधार देखने को मिलेगा। वहाँ पे लोग आत्मनिर्भर बनेंगे और जो भी तकनीकी या व्यावसायिक शिक्षा होगी उसको भी कहीं ना कहीं वहाँ पे बढ़ावा मिलेगा और भी लोग उसको देख करके पढ़ाई में अपना इंटरेस्ट लेंगे और व्यवसाय में भी इंटरेस्ट लेंगे। तो इससे वे आत्मनिर्भर बन पाएंगे और दूसरों को भी रोजगार दिलाने में सहयोग कर पाएंगे। आगे बात करेंगे सामाजिक समानता और सामाजिक विकास की। सामाजिक समानता और समावेशी विकास की। तो शिक्षा जो है वो समाज में कहीं ना कहीं आपके जो व्याप्त असमानताएं होती हैं, यानी कि जो कुरीतियाँ होती हैं, जो अंधविश्वास होते हैं, जो ऐसी संस्कृति को अपना लेते हैं जो कि उनके लिए केवल नुकसानदेह होता है, तो उन सभी चीज़ों को ये दूर करने में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि यह जाति, धर्म, लिंग और आर्थिक स्थिति के आधार पर जो भी वहाँ पे भेदभाव होते हैं उस भेदभाव को ये समाप्त करता है और प्रत्येक व्यक्ति को वहाँ पे शिक्षित करता है, साथ ही उनके उस पहचान को बढ़ावा देता है और साथ में उनको व्यवसाय परक या फिर रोजगार परक बनाता है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन पाते हैं और अपना जीवन यापन अच्छे से कर पाते हैं। आगे हम इसी में बात करेंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नवाचार की। तो जानते ही आप कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 51A, उसमें नागरिकों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करना होता है। जबकि शिक्षा वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देती है, तो जो समाज है वो अंधविश्वास और रूढ़िवादी की तरफ नहीं बढ़ता है, उससे वो धीरे धीरे मुक्त हो जाता है और उनमें नए नए विचार आते हैं और नई नई चीज़ें वो जानने के प्रयास में नए नए अनुसंधान भी स्थापित करता है और बहुत सारे ऐसे शिक्षण संस्थान की भी स्थापना होती है जहाँ पर अन्य व्यक्ति या बालक भी जाकर के शिक्षा ग्रहण करता है। अगला है हमारा महिलाओं का सशक्तिकरण। तो महिला जो है उनको शिक्षा जो है वो किसी भी राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। महिला के
जो शिक्षा स्तर होते हैं उसको आप जानते ही हैं कि वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, महत्वपूर्ण भी होना चाहिए उस घर के लिए भी, उस देश के लिए भी महिलाओं की शिक्षा का। क्योंकि एक महिला जो होती है वो जब घर में जाती है तो वहाँ पर उसका शिक्षित होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक शिक्षित महिला जो होती है उससे उसका पूरा घर चलता है और पूरा घर शिक्षित होता है। तो महिलाओं के शिक्षण कार्य पे विशेष ध्यान देना होता है। जब महिलाओं को आप समान शिक्षा के अवसर देंगे तो वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगी और समाज में अपनी एक प्रभावी ढंग से अपनी भूमिका को वो निभा सकेंगी। और इसलिए जो लड़कियां होती हैं उनके शिक्षा पे जोर दिया जाता है। बाल विवाह, दहेज और लैंगिक जो असमानता है उसको कहीं ना कहीं दूर करने में जो महिलाओं की शिक्षा है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बाकी आगे हम बढ़ रहे हैं इसमें। लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करना। तो लोकतांत्रिक मूल्य की स्थापना करने का मतलब ये होता है कि जब लोग शिक्षित होंगे तभी वो जागरूक होंगे, और जागरूक होंगे तो वो अपने कर्तव्य को पहचानेंगे, अपने अधिकारों को जानेंगे, तो इससे वो सही गलत के बीच में अंतर कर सकेंगे और वो कोई भी प्रक्रिया हो उसमें वो सक्रिय रूप से भाग भी लेंगे और उसको जिम्मेदारी पूर्वक निभाएंगे भी। तो ऐसे जो भी कानून बनाए गए हैं उन सभी कानूनों का वो पालन भी करेंगे। अब हम बात करेंगे शिक्षा प्रणाली में सुझाव। किसके लिए सुझाव? सुधार के लिए। तो सुधार के लिए क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले सरकारी स्कूल की गुणवत्ता जो है उसमें सुधार करना चाहिए। वहाँ पे अधिक से अधिक जो संसाधन हैं उनको उपलब्ध करा करके, वहाँ पे बुनियादी जो सुविधाएं हैं उनको सुधार करके, शिक्षकों की जो प्रशिक्षण प्रणाली है उसको मजबूत बना करके, और जो आधुनिक तकनीकी हैं उसको सहयोग दे करके उसको उपलब्ध करा के। दूसरा है सामाजिक जागरूकता अभियानों की शुरुआत करके भी हम ऐसा कर सकते हैं कि शिक्षा का जो स्तर है उसको हम सुधार सकते हैं। जैसे कि लोगों में जागरूकता फैला करके और उनके अधिकार के बारे में उनको जानकारी दे करके, और माता पिता जो हैं उनको प्रोत्साहन दे करके, और घर में यदि बच्चे हैं तो उनको शिक्षित करके। व्यावसायिक और कौशल आधारित शिक्षा पर हम जोर दे सकते हैं, क्योंकि सभी लोग तो सरकारी नौकरी में नहीं जा सकते हैं, लेकिन तो जो भी युवा वर्ग होते हैं उन लोगों को व्यावसायिक और तकनीकी अगर हम शिक्षा दे रहे हैं तो इससे वे आत्मनिर्भर बन सकते हैं और अच्छे से उनका जीवन यापन हो सकता है। और डिजिटल शिक्षा का भी विस्तार करके हम शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं, उसमें सुधार ला सकते हैं। अब आप लोग जानते ही हैं काफ़ी चीज़ें डिजिटली हो चुकी हैं और उसमें अगर हम जानकारी नहीं रखते हैं तो फिर कहीं ना कहीं हम पीछे हो जाएंगे। तो इसके लिए जो छात्र हैं उन छात्रों को शुरुआती तौर से ही उनको डिजिटल शिक्षा दिया जाना चाहिए ताकि वो भी आत्मनिर्भर बन सकें। लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहन देना चाहिए। इससे क्या होता है कि पूरा घर कहीं ना कहीं उससे शिक्षित होता है, और अगर वो शिक्षित होगी तो ही वो घर अच्छे से चला भी पाएगी। इसमें लड़कियों को शिक्षित करने के लिए उनको छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं, स्कूलों में सुरक्षा दी जाती है और विशेष इंतजाम भी किए जाते हैं, और लड़कियों की उच्च शिक्षा को देने के लिए भी यहाँ पे प्रोत्साहित किया जाता है लोगों को। विशेष प्रकार के कार्यक्रम भी इसमें चलाए जाते हैं। और भारतीय संविधान में शिक्षा को अधिकार और कर्तव्य दोनों के रूप में परिभाषित किया गया है, और इसे संतुलित रूप से लागू करना जो है वो प्रत्येक नागरिक और सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। ऐसा नहीं है कि सारा जो भी नियम कानून होगा वो सब आपके जो सरकार है वही सरकार ही बनाएगी, राज्य सरकार ही बनाएगी। नहीं, यहाँ पे उस राज्य के सभी नागरिकों का भी कर्तव्य होता है, सामूहिक कर्तव्य होता है कि वो इस कार्य में अपना योगदान दें। शिक्षा केवल व्यक्तिगत उन्नति का साधन नहीं होता है बल्कि एक सशक्त राष्ट्र का भी निर्माण करता है। जब प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करता है तो वो अपने कर्तव्यों को निभाता है, तभी जो भारत है वो साक्षर बन पाएगा, आत्मनिर्भर बन पाएगा और एक मजबूत राष्ट्र बन पाएगा। हमें ये भी समझना होगा कि केवल ये हमारा अधिकार नहीं है बल्कि ये हमारी एक जिम्मेदारी भी है, और ये सभी जिम्मेदारियां हमको मिल करके निभाना भी है।
अब हम बात करेंगे इसी आपके 2.3 के टॉपिक में, जो आपका लास्ट टॉपिक था कि भारतीय संविधान में आपके प्रावधान जो हैं उनकी आवश्यकता क्यों है और उसका उल्लेख कीजिए, ये हम जानेंगे। तो प्रावधान के बारे में अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर प्रावधान को भी इसी के साथ में जोड़ करके पूछा जा सकता है। आपके क्वेश्चन आपके एक ही चैप्टर है तो उससे आपके किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो शिक्षा के लिए विशेष प्रावधानों की आवश्यकता होती है, जैसे कि किसी भी समाज या राष्ट्र की प्रगति का जो मूल आधार होता है उसमें बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत जैसे जो बहुसांस्कृतिक देश है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि भारत में अनेक संस्कृतियों, अनेक धर्म, अनेक जाति के लोग यहाँ पे निवास करते हैं। तो यहाँ पर विशेष तौर से जो प्रावधान रखे जाने चाहिए उनमें समानता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय के सिद्धांत, इन सभी को इसमें शामिल होना चाहिए और सभी को यहाँ पे कार्य करना चाहिए। भारतीय संविधान में शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में भी माना जाता है और इसके साथ में इसको स्थापित भी किया गया है। साथ ही साथ इसमें सुलभ, समावेशी और समान बनाने के लिए भी अनेक विशेष प्रावधान भी किए गए हैं। ये प्रावधान इस उद्देश्य को ध्यान में रख कर के बनाए गए हैं कि प्रत्येक नागरिक को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले और समाज में शैक्षिक असमानता को समाप्त किया जा सके। शिक्षा के माध्यम से ही आर्थिक विकास, मनोवैज्ञानिक चेतना, सांस्कृतिक उत्थान और राष्ट्रीय एकता को भी प्रोत्साहन दिया जाता है। शिक्षा से संबंधित जो आपके प्रावधान होते हैं, इनकी आवश्यकता मुख्य रूप से उस तथ्य को उत्पन्न कर देती है जहाँ पर भारत में ऐतिहासिक रूप से शिक्षा तक पहुँच असमान रहती है, वहाँ तक जो शिक्षा का स्तर है वो नहीं पहुँच पाता है। तो स्वतंत्रता जो है वो पूर्व भारत में शिक्षा केवल कुछ विशेष वर्गों तक ही सीमित थी और निर्धन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या फिर महिलाएं या जो अन्य पिछड़े वर्ग के लोग थे वे इसमें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं रखते थे। वे कहीं ना कहीं शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार से वंचित थे। बाद में फिर उनके लिए बहुत सारे कर्तव्य बनाए गए, बहुत सारे नियम बनाए गए जिसके अंतर्गत उनको स्वतंत्र रूप से भी शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान बना। अब हम बात करेंगे शिक्षा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, जिसमें सबसे पहले आपके आता है मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा, जिसमें अनुच्छेद 20A आपका शामिल है, 21A आपका इसमें शामिल है। तो शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देते हुए संविधान में अनुच्छेद 21A को भी जोड़ा गया है, जो ये कहता है कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। और ये आपके संविधान संशोधन जो 86वां संविधान संशोधन है 2002, उसके माध्यम से इसको लागू किया गया था। अब हम बात करेंगे नीति निर्देशक तत्व की, जो कि आपके अनुच्छेद 41, 45 और 46 में मिलता है। और संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है। इसमें बहुत सारे अनुच्छेद को भी शामिल किया गया है, जो कि 41 में ये कहा गया है कि राज्य अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार शिक्षा और रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सकती है। अनुच्छेद 45 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था की जाए। और इसके तहत ये भी सुनिश्चित करना होता है कि जो बच्चे हैं उनकी प्रारंभिक विकास के लिए जो आवश्यक सुविधाएं हों उसको भी उपलब्ध कराई जाए। उसके बाद आपके अनुच्छेद 46 में ये कहा गया है कि जितने भी अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं या अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको भी प्रोत्साहित किया जाए शिक्षा के लिए। इसमें विशेष रूप से इन वर्गों के जो सामाजिक शैक्षिक विकास पर ध्यान देने की बात कही गई है, साथ ही समाज में समान अवसर भी देने का यहाँ पे बात किया गया है। और इनके साथ में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, भेदभाव वो मुक्त रहें, यानी कि उनके साथ किसी भी प्रकार से भेदभाव ना किया जाए, शिक्षा देने में या उनके ग्रहण करने में किसी भी प्रकार की बाधा पहुंचाई जाए।
आगे बात करेंगे अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकार की। ये भी प्रावधान इसमें रखा गया है कि अनुच्छेद जो आपका 29 है और 30 है, इसमें आपके अल्पसंख्यक वर्ग के जो लोग हैं उनकी शिक्षा का प्रावधान इसमें किया गया है, और जिससे वे अपनी ही भाषा में, अपनी ही लिपि, अपनी ही संस्कृति में वे शिक्षा ग्रहण कर सकें, और ऐसा शिक्षा ग्रहण करने के लिए वे संस्थान या फिर संस्था की स्थापना कर सकते हैं, उसके माध्यम से भी वो शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। आगे बात करेंगे इसी में शिक्षा और सामाजिक न्याय, जो कि आपके अनुच्छेद 15 के 4 में और 5 में बंटवारा किया गया है। इसमें ये कहा गया है कि सामाजिक समानता आपको यहाँ पे लाना होगा। इसके तहत जो भी आपके अनुसूचित जाति जनजाति हैं या पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनके लिए विशेष रूप से शिक्षा की व्यवस्था की जाए। उनके लिए जो भी सरकारी सहायता हो वो सहायताएं भी प्रदान की जाएं, और उनका जो शैक्षिक आरक्षण है वो भी यहाँ पे निर्धारित किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के प्रावधान, जो कि आपके अनुच्छेद 246 और 254 में आपके दिया गया है। इसमें ये कहा जाता है कि ये जो आपकी संविधान में शिक्षा है इसको समवर्ती सूची में रखा गया है, जिसका अर्थ ये होता है केंद्र और राज्य दोनों सरकारें शिक्षा से जुड़े जो भी विषय हों उस पर ये कानून बना सकते हैं। और अनुच्छेद 246 के तहत ये स्पष्ट कर दिया गया है कि उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और चिकित्सीय शिक्षा या फिर विश्वविद्यालयों से संबंधित जो भी आपके केंद्र और राज्य सरकारें तय करेंगी या जो कार्य करेंगी, वो सभी कार्य आपके राज्य और केंद्र के द्वारा ही की जाएंगी, अन्य कोई इसमें शामिल नहीं होगा। उच्च शिक्षा गुणवत्ता सुधारने में और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जैसी संस्थाओं की भी स्थापना की गई है, जिससे इनका कार्य ये होता है कि उच्च शिक्षा में मानक स्थापित करें और फिर सतत विकास को ये सुनिश्चित करें या सतत विकास को ये अपनाएं। अब हम बात करेंगे शिक्षा संबंधी संवैधानिक प्रावधानों के उद्देश्य क्या होते हैं। तो यहाँ पे इसके उद्देश्य ये होते हैं प्रावधानों के कि जो सार्वभौमिक शिक्षा है इसको ये बढ़ावा दें, जो निःशुल्क शिक्षा है, अनिवार्य शिक्षा है, वो सभी बच्चों को मिले, कोई भी बच्चा अशिक्षित ना हो। दूसरा है समानता और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना। तो यहाँ पे जो अनुसूचित जाति हैं, जनजाति हैं या पिछड़ा वर्ग हैं या अल्पसंख्यक हैं या महिलाएं हैं, उनकी भी शिक्षा व्यवस्था की जाए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक संरक्षण। तो यहाँ पे शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने और विभिन्न संस्कृतियों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक अधिकार बनाए गए हैं, और आर्थिक प्रगति और वैज्ञानिक विकास पर भी ध्यान दिया गया है। इसके साथ साथ अब हम बात करेंगे इसमें कुछ चुनौतियां भी देखने को मिलती हैं जो आपके शिक्षा के प्रावधान हैं। इसमें अशिक्षा और साक्षरता दर में असमानता देखने को मिलती है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी भी देखने को मिलती है। बहुत से ऐसे विद्यालय हैं वहाँ पे आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि आप देखेंगे कि जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पे सभी टीचर उपलब्ध ना, सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो आपके टीचर होते हैं वो उपलब्ध नहीं होते हैं। तो ऐसे में भी शिक्षा की गुणवत्ता में कमी देखने को मिलती है। लैंगिक असमानता भी पाया जाता है, साथ ही आर्थिक असमानता और शिक्षा पे भी प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि आर्थिक स्थिति अगर सही नहीं है किसी बच्चे की और छात्रवृत्ति योजनाएं नहीं मिल रही हैं तो इससे वो बच्चा शिक्षा ग्रहण करने से वंचित रह जाता है। तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण की भी कमी देखने को मिलता है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं है तो भी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार नहीं ला सकते हैं। अब हम बात करेंगे शिक्षा नीति और सुधारों की दिशा में प्रयास क्या करना चाहिए इसके लिए। तो इसके लिए संविधान में शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान रखे गए हैं और काफ़ी सुधार की आवश्यकता है, इसके लिए वहाँ पे सुझाव भी दिए गए हैं।
जिसमें सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए कई योजनाएं और नीतियां लागू की गई हैं, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 इसमें शामिल है। और इसी नीति का उद्देश्य शिक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव ला करके समकालीन आवश्यकताओं के अनुरूप इसको बनाता भी है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 के तहत ही शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी करने की भी बात की गई है। इसमें शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार की बात की गई है। डिजिटल शिक्षा ई-लर्निंग को बढ़ावा दिया गया है। शिक्षा में निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी सुनिश्चित किया गया है। साथ ही अनुसंधान और नवाचार को भी बढ़ावा मिला हुआ है। तो इसी के साथ में हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। और इस टॉपिक में आप लोगों ने पूरा शिक्षा से संबंधित जो भी आपके मौलिक कर्तव्य थे या अधिकार थे या कह लीजिए प्रावधान दिए गए थे, उन सभी को आपने विस्तार पूर्वक पढ़ा। यदि कहीं कोई समस्या आ रही है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, उस कमेंट को देखा जाएगा और आपके उस कमेंट पे अमल भी किया जाएगा। साथ ही उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से समझा भी दिया जाएगा। तो आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखें, लापरवाही ना करें, क्योंकि अब एग्ज़ाम नज़दीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। अभी आप थोड़ा सा विस्तार से पढ़ें, फिर आप लोगों को तैयारी और अच्छे से कराई जाएगी। अभी सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है, तो जो कि आपका सिलेबस जल्द से जल्द आपको कंप्लीट होते हुए दिखेगा इस पर। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें।